नमस्कार एवरीवन, मैं चौधरी साहब चौधरी अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो जैसे कि हम चैप्टर नंबर 3 ऑलरेडी चैप्टर एनालिसिस और उसके बाद में उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर चुके हैं, तो अभी हम करने जा रहे हैं उसके यूपीएससी बेस और पीसीएस बेस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे बनते हैं इस चैप्टर के वो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। हमारा पहला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। क्या कहा गया है? निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दी गई है। पहली स्टेटमेंट हमारी होगी, भूकंप के अंतर्गत भूपरपट्टी के नीचे का वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है अधिकेंद्र कहते हैं। यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत होगी। उसके बाद में सेकंड दी गई है, भूपरपट्टी पर ज्वालामुखी छिद्र को जहां से लावा बाहर आता है क्रेटर कहते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक होगी। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन जो बी है वो हमारा बिल्कुल ठीक होगा। केवल 2 कि भूपरपट्टी पर ज्वालामुखी छिद्र को जहां से लावा बाहर आता है हम क्या कहते हैं, उसको क्रेटर कहते हैं। हमारी पहली जो स्टेटमेंट होगी वो गलत क्यों होगी? क्योंकि यहां पे दिया गया कि भूकंप के अंतर्गत भूपरपट्टी के नीचे का वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है अधिकेंद्र कहलाता है। तो यह हमारा बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि उसको हम क्या कहते हैं, उद्गम केंद्र कहते हैं, ना कि अधिकेंद्र। क्योंकि अधिकेंद्र बाहर का भाग हो जाएगा, जो उसके पास का एरिया उसको हम अधिकेंद्र कहते हैं। क्योंकि स्थलीय मंडल की प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की जो सतह है वो कंपन करने लग जाती है, और यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति करता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। और भूपरपट्टी के नीचे का वह स्थान जहां पर कंपन आरंभ होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उद्गम केंद्र कहेंगे। और उद्गम केंद्र की भूसतह पर उसके निकटतम स्थान जो होगा उसको हम क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। तो इसीलिए स्टेटमेंट गलत हो जाती है हमारी यहाँ पे पहले। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करता है। जो हमारा जो भूकंप जब आता है तो अधिकेंद्र से जो कंपन है वो बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करता है। अधिकेंद्र के निकट में जो भी स्थान होते हैं उनमें सर्वाधिक हानि होती है, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे वो तरंगें ज़्यादा दूर में फैलती जाती हैं तो उस टाइम क्या हो जाता है, उनका जो क्षति पहुंचाने का जो रहता है वो कम हो जाता है। क्योंकि कंपन जैसे ही वो तरंगें बाहर की तरफ जाएंगी, जितना दूर दूर तक वो फैलती जाएंगी वैसे वैसे उनका असर कम होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए सिर्फ हमारी स्टेटमेंट 2 यहाँ पे सही होगी। भूपरपट्टी पर ज्वालामुखी छिद्र को जहां से लावा बाहर आता है उसको हम क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, निम्नलिखित में से कौन सी तटीय स्थलाकृतियां समुद्री तरंगों के द्वारा बनाई जाती हैं। क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी तटीय आकृतियां समुद्री तरंगों के द्वारा बनाई जाती हैं। तो यहां पे हमें ऑप्शन दिए गए हैं। पहला हमारा क्या होगा, समुद्री गुफा। दूसरा हमारा क्या होगा, दूसरा हमारा होगा तटीय मेहराब। तीसरा स्टैक होगा, और चौथा हमारा क्या होगा, समुद्र मरीग। तो यहां पे हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। जो समुद्री गुफा, तटीय मेहराब और स्टैक और समुद्र मरीग जो होते हैं ये सभी तटीय स्थलाकृतियां समुद्री तरंगों के द्वारा बनाई जाती हैं। क्योंकि जब समुद्री तरंगों के अपर्दन एवं निक्षेपण से क्या होता है, तटीय स्थलाकृतियां जो बनती हैं, जो तटीय स्थलाकृतियां वो कैसे बनती हैं, तो समुद्री तरंगों के अपर्दन एवं निक्षेपण के कारण बनती हैं। और जो समुद्री तरंगे होती हैं वो लगातार किससे टकराती है, हमारी सैलों से टकराती रहती हैं, जिससे क्या होता है, उनमें दरारें आ जाती हैं। और जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है तो ये दरारें जो हैं वो बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं। उस टाइम ये किसका रूप ले लेती हैं, समुद्री गुफा का रूप ले लेती हैं। और इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें छत ही बचती है। जैसे जैसे ये बड़ी होती जाएंगी तो क्या होता है, इन गुफाओं का सिर्फ छत बच जाती है इनकी। और जैसे जैसे फिर क्या होता है, पानी इनसे बार बार टकराता रहता है, तो इससे क्या होगा, हमारा वो छत जो है वो भी टूट जाती है। तो लास्ट में हमारा क्या बच जाता है, उसकी सिर्फ साइड की दीवारें बच जाती हैं, और उनको हम क्या कहते हैं, स्टेक कहते हैं। जो साइड की जो हमारी दीवारें बच जाएगी उनको हम क्या कहेंगे, स्टेक कहेंगे। और समुद्री जल के ऊपर का लगभग जो ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे सैलीय तटों के समुद्र होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, भरग्यू कहते हैं। और जो समुद्री तरंगे हैं वो अपने किनारों पर क्या करती हैं, अवसाद जमा कर देती हैं, और उसके द्वारा किसका निर्माण होता है, पुलिन का निर्माण होता है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा,
निम्नलिखित नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। क्या कहा गया हमें? नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। तो हमारी स्टेटमेंट क्या होगी यहाँ पे? पृथ्वी का सतल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है तथा ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों ओर घूमती रहती हैं। तो यहाँ पे रीजन हमें क्या दिया होगा? पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एवं वर्तीय रूप में घूमता रहता है। तो हमारी जो स्टेटमेंट ए होगी वो बिल्कुल सही होगी कि जो स्टेटमेंट दी गई है वो सही है और जो हमारा रीजन दिया गया है वो भी सही है तथा जो रीजन है वो स्टेटमेंट की सही व्याख्या करता है। क्यों? क्योंकि स्थलमंडल जो हमारा अनेक प्लेटों में विभाजित होता है जिन्हें हम क्या कहते हैं? स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। और ये जो हमारी प्लेटें होती है हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं और हर साल क्या होता है? पूरे एक साल के अंदर ये प्लेटें जो होती हैं ये कुछ मिलीमीटर के लगभग ही इधर से उधर खिसक पाती हैं। और ऐसा होता है उसका कारण क्या होगा हमारा? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मैग्मा होता है वो नीचे पृथ्वी के नीचे गति करता रहता है और पृथ्वी के अंदर जो हमारा मैग्मा होता है वो किस रूप में गति करता है? तो वो वर्तीय रूप में गति करता है। इसीलिए हमारी स्टेटमेंट पृथ्वी का स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है तथा ये प्लेटें हमेशा धीमी गति से चारों ओर घूमती रहती हैं और पृथ्वी के अंदर पिघलता हुआ मैग्मा एवं वर्तीय रूप से घूमता रहता है। तो दोनों बिल्कुल हमारे सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, नदी द्वारा चाप झील का निर्माण किया जाता है। क्या क्या गया है? नदी द्वारा चाप झील का निर्माण किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा, मैदानी भागों में। क्योंकि जब नदी हमारी जो होती है वो मैदानी भाग में जब प्रवेश करती है तो वो क्या करती है? मोड़दार मार्ग पर बहना शुरू कर देती है और इन बड़े जो मोड़ों को हम क्या कहते हैं? विसर्प कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको? विसर्प कहते हैं। और इसके बाद में क्या होता है? जो विसर्पों के किनारे पर लगातार अपरदन और निक्षेपण होना शुरू हो जाता है जिसके कारण क्या होता है? ये समय के साथ जो विसर्प होंगे हमारे वो लूप नदी से कट जाते हैं, जो हमारी मेन नदी होती है उससे कट जाते हैं और एक झील का निर्माण कर देते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? चाप झील कहते हैं। और समुद्र जब तक ये नदी हमारी समुद्र तक पहुंचती है तब तक ये बिल्कुल धीमी हो जाती है और अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है जिसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहते हैं वितरिका। क्या कहते हैं? वितरिका कहते हैं। और यहाँ नदी जो इतनी धीमी हो जाती है कि ये अपने साथ जो भी मलबा लेके आती है, कोई ईंट पत्थर छोटे मोटे टुकड़े जो लेके आती है या कोई बलुई मिट्टी या मिट्टी के कण जो अपने साथ लेके आती है वो इस मलबे को यहाँ पे लाके निक्षेप कर देती है। और प्रत्येक हमारी वितरिका होती है वो अपने किसका निर्माण करती है? मुहाने का भी निर्माण करती है और सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से क्या बनता है? हमारा डेल्टा का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, नदी जब मैदानी भागों में प्रवेश करती है तब वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन बड़े मोड़ों को क्या कहते हैं? तो बड़ी हमारी नदी होगी उसके इन मोड़ों को हम क्या कहेंगे? तो हम इसको विसर्प कहते हैं। क्योंकि जब नदी मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहना शुरू कर देती है ना, तो इन बड़े मोड़ों को हम क्या कहते हैं? विसर्प कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, इसके बाद हम 4th चैप्टर करेंगे। 4th चैप्टर में हमारा सबसे पहले चैप्टर एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद में हम क्या करेंगे? उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आपके आसपास कोई भी अगर बच्चा तैयारी करना चाहता है यूपीएससी की तो उसके साथ कृपया करके जरूर शेयर करें लिंक को। और अगर किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत आ रही है तो कृपया करके कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा या फिर कोई आपका सजेशन हो तो कृपया करके कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।